Hello, my dear young minds. Welcome back to my YouTube channel, The Crunch Biogam. So, today we are covering translation. In this series of Mol Bio, we have already covered transcription in prokaryotes, transcription in eukaryotes, and today we are going to cover translation. Translation में हम करते क्या है? mRNA से we are going to make proteins. तो वीडियो का जो फ्लो रहने वाला है दैट इज लाइक कि पहले हम ट्रांसलेशन के बारे में देखेंगे सम बेसिक्स आफ्टर दैट कंपोनेंट्स एंड फैक्टर्स then we are going to see steps initiation elongation and termination. After this we are going to study some post translational modifications. There are some modifications जो ज्यादातर बताई नहीं जाती हैं but इन पर previous year questions आए हुए हैं already in various competitive exams, so I'll be covering that also. So let's get started. Now translation. Translation में what we are doing. Translation में हम कर क्या रहे हैं? हम mRNA से क्या बना रहे हैं? Functional polypeptide. That is protein. That is अगर ये एक mRNA है तो इससे हम यहाँ पे प्रोटीन की चेन बना रहे हैं. That we are doing. अब इसमें क्या पढ़ना है? जेनेटिक कोड, tRNA, tRNA की बायोलॉजी, tRNA लेकर आता है, tRNA आता है, टीआरएनए किसे लेकर आता है? अमीनो एसिड्स को. राइबोसोम का स्ट्रक्चर, राइबोसोम के स्मॉल सब यूनिट, उसके लार्ज सब यूनिट, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, रिसाइकलिंग, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस, ये सब हम कवर करने वाले हैं आज के पर्टिकुलर लेक्चर में. लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले जेनेटिक कोड. तो जेनेटिक कोड में सबसे पहले जो आता है देर आर 64 कोडॉन्स इन टोटल. हमारे पास 20 अमीनो एसिड्स हैं. 20 अमीनो एसिड्स के लिए देर आर 64 कोडॉन्स. 64 कोडॉन्स में भी देर आर 61 कोडॉन्स जो कोड करते हैं और 3 कोडॉन्स आर देयर जो कि स्टॉप सिग्नल्स का काम करते हैं. दे आर कॉल्ड एज टर्मिनेशन कोडॉन्स. दीज आर UAA, UAG एंड UGA. ठीक है, UAA, UAG, UGA, 3 स्टॉप कोडॉन्स होते हैं. अब ये जो होते हैं ये ट्रिपलेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. दैट इज UAA. एक कोडॉन में 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. ऐसा नहीं है कि एक कोडॉन में 4 न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे या 2 न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे. सेवरल एक्सपेरिमेंट्स इस पर भी हो चुके हैं पहले. नेरेनबर्ग, मिथाई, हरगोबिंद खुराना, सेवरल साइंटिस्ट्स रहे हैं जिन्होंने ये सब कुछ इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की है. सो एक कोडॉन में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं 2003 न्यूक्लियोटाइड्स. उसके बाद कोडॉन डीजेनरेट होता है. डीजेनरेट मतलब जो वेरियस कोडॉन्स हैं वो सेम अमीनो एसिड्स के लिए कोडॉन कर सकते हैं. दीज आर वेरियस कोडॉन्स और ये एक अमीनो एसिड है. लाइक अ मदर विद सेवरल बेबीज हो सकते हैं, राइट. सो इसके पीछे का जो रीजन है पर्टिकुलर दैट इज वूबल हाइपोथेसिस. दिस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन अ फ्यू मिनट्स. उसके बाद आती है अनएम्बिगुअस, मतलब एक कोडॉन ओनली एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करता है. ऐसा नहीं है कि एक कोडॉन एक से ज्यादा अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा. एक कोडॉन मिथ्योनिन के लिए भी कोड कर रहा है, सेम कोडॉन सिस्टीन के लिए कोड कर रहा है, सेम कोडॉन किसी और अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है. तो ऐसा नहीं होता है. प्रॉपर अनएम्बिग्विटी मेंटेन रहती है. एक कोडॉन सिर्फ एक अमीनो एसिड, बट एक अमीनो एसिड सेवरल कोडॉन से कोड हो सकता है. देन नॉन ओवरलैपिंग, हम कोडॉन्स को एक पर्टिकुलर फैशन में रीड करते हैं. अगर सपोज यहाँ पे ये कोडॉन्स है, ऐसा नहीं है कि मैं पहले इन 3 को रीड करूंगी उसके बाद मैं इन 3 को रीड करूंगी. AAU माना ये स्टॉप कोडॉन्स है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. उसके बाद ऐसा नहीं है कि AUA, UAG, ऐसा मैं नहीं कर सकती. व्हाट आई विल डू, मैं पहले पर्टिकुलर सिर्फ इस एक कोडॉन को रीड करूंगी. आफ्टर दैट दिस वन कोडॉन, आफ्टर दैट दिस वन कोडॉन. कोई भी ओवरलैपिंग इनमें नहीं होती है. ये कॉमालेस होते हैं और कंटिन्यूअस होते हैं. कोई पंक्चुएशन, कोई गैप, कुछ नहीं होता है. गॉट इट. नाउ टॉकिंग अबाउट वूबल हाइपोथेसिस. तो वूबल हाइपोथेसिस क्या कहते हैं कि एक कोडॉन में
तीन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, राइट? तो ये तीन न्यूक्लियोटाइड्स, लाइक आई टॉक अबाउट AUG, तीन न्यूक्लियोटाइड्स है। तो पहले दो जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनमें जो बेस पेयरिंग होती है दैट इज स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग, राइट? दैट इज स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग, मतलब वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो सकती, स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग होगी। बट ये जो लास्ट वाला थर्ड न्यूक्लियोटाइड होता है इसे कहते हैं वूबल बेस, दिस इज कॉल्ड एज वूबल बेस। इसमें ये जो पेयरिंग करता है दैट इज कॉल्ड एज नॉन स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग, ये करता है नॉन स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग, जिसकी वजह से चेंज हो सकता है। अब AUG तो स्टार्ट कोडॉन है, ओनली मीथेनिन के लिए कोड करता है। अगर मैं एक डीजेनेरेसी का एग्जांपल दूं यूजिंग दिस वूबल हाइपोथेसिस, तो दैट इज प्रोलीन, सी सी सभी में सेम रहेगा। अब मैं थर्ड न्यूक्लियोटाइड बदलूंगी ओनली, दैट इज CCC, CCU, CCA, उसके बाद CCG। तो ये जो CUAG है, आई एम जस्ट चेंजिंग ओनली द थर्ड न्यूक्लियोटाइड CUAG। फर्स्ट टू न्यूक्लियोटाइड स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग में रहते हैं, लास्ट का जो न्यूक्लियोटाइड है वो नॉन स्टैंडर्ड में रहता है, उसे कहता है वूबल बेस, जिसकी वजह से चारों जो कोडॉन है ये सेम अमीनो एसिड के लिए कोड करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड एज प्रोलीन। गॉट इट? सो ये थी कुछ बातें हमारी जेनेटिक कोड के रिगार्डिंग। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू अनदर टॉपिक, दैट इज राइबोसोम। अब हम देखते हैं राइबोसोम के बारे में। सो नाउ प्रोकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट्स का जो राइबोसोम होता है दैट इज 70S। 70S में लार्ज सब यूनिट होती है 50S की और स्मॉल सब यूनिट होती है 30S की। अब ये सब यूनिट्स बनी किससे होती हैं? लार्ज सब यूनिट बनी होती है 5S और 23S rRNA, और स्मॉल सब यूनिट बनी होती है 16S rRNA। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज, द थिंग दैट आई एम मार्किंग इम्पोर्टेंट इज इम्पोर्टेंट, सो उसे आप याद रखिएगा। अब इसमें जो 23SR RNA है ये प्रोकैरियोट्स में कैटालिटिक एक्टिविटी का काम करता है, दैट इज राइबोसोम को राइबोजाइम भी कहते हैं जो खुद कैटलाइज कर सकते हैं रिएक्शंस को। तो प्रोकैरियोट्स में जो कैटालिटिक एक्टिविटी का सोर्स होता है, जो कैटालिटिक एक्टिविटी का काम करता है राइबोसोम में, दैट इज 23SR RNA, 23SR RNA। टॉकिंग अबाउट यूकैरियोट्स में होता है 80S राइबोसोम। 80S राइबोसोम में लार्ज सब यूनिट होती है 60S और स्मॉल सब यूनिट होती है 40S सब यूनिट। अब लार्ज सब यूनिट बनी होती है 5S, 5.8S और 28S rRNA, और स्मॉल बनी होती है 18S rRNA। तो इसमें जो 28S rRNA है ये कैटालिटिक साइट का काम करता है। इस पर ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में कौन सा राइबोस कौन सा राइबोसोम में कौन सा आरआरएनए कैटालिटिक साइट का काम करता है। सो दैट इज 23 SrRNA और 28 SrRNA। अब राइबोसोम में देर आर 3 साइट्स, ई साइट, एग्जिट साइट, जहां से हमारा अनचार्ज्ड टीआरएनए लीव करेगा, पेप्टाइडल साइट जहां पे कोडॉन एंटीकोडॉन पेयरिंग होती है, और यहाँ पे अमीनो एसाइल साइट, ए साइट, यहाँ पे इनकमिंग टीआरएनए आके बाइंड करता है। दिस इज द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन जिसमें अमीनो एसिड्स है। दिस इज द लार्ज सब यूनिट ऊपर वाली, और ये नीचे वाली है स्मॉल सब यूनिट। दिस इज द पर्टिकुलर टीआरएनए जो कि आके साइट पे बाइंड हुआ है। दिस इज द एमआरएनए। नाउ टॉकिंग अबाउट टीआरएनए, तो टीआरएनए का स्ट्रक्चर 2D में होता है क्लोवर लीफ लाइक, as you are seeing here. These are my handwritten notes only, and in 3D it is inverted L, ठीक है? inverted L is like कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है 3D में, that is inverted L, otherwise it is this clover leaf like. क्लोवर लीफ लाइक में इधर होता है 5', इधर होता है 3'। 3' पे होता है ACC, लास्ट न्यूक्लियोटाइड होता है टीआरएनए का एडिनोसिन,
ए सी सी, इस तरीके से होता है ये 3' पे। तो जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड है एडेनिन, एडिनोजीन, यहाँ पर अमीनो एसिड आके अटैच करता है, ये इनकमिंग अमीनो एसिड को यहाँ पे बाइंड करता है। तो एडिनोजीन पर ही इसका जो 2' है 2' पे OH होगा, 3' पे OH होगा। फ्री एट एनी वन, कोई भी एक फ्री होगा, जो एक फ्री होगा उससे आके अमीनो एसिड हमारा अटैच कर जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एज द एक्सेप्टर आर्म। ठीक है। सेकेंड आर्म है T5C आर्म। T refers to here ribothiamidine, phi refers to pseudouridine, and C refers to cytidine. Ribothiamidine, pseudouridine, cytidine, ये याद भी नहीं रहता है आपको, इट्स completely fine. Just remember कि T5C आर्म का काम क्या होता है, राइबोसोम को स्टेबलाइज करना। ये वेरिएबल आर्म है, यहाँ पर एंटीकोडॉन आर्म, इसका फंक्शन तो हम सभी को पता है, वी आर टॉकिंग इट फ्रॉम 11-12। यहाँ पे एंटीकोडॉन्स होते हैं, यहाँ पे mRNA होता है, उस पर जो कोडॉन है उसका एंटीकोडॉन यहाँ पर प्रेजेंट होता है बेस पेयरिंग के लिए। दिस इज द डी आर्म। डी रेफर्स टू डाईहाइड्रोयूरिडीन। ठीक है। अब यहाँ पे टीआरएनए का कुछ स्टेट्स होती हैं। अनचार्ज्ड मतलब डी असाइलेटेड, कोई भी अमीनो एसिड अभी अटैच नहीं है। चार्ज्ड अमीनो एसिड मतलब करेक्ट अमीनो एसिड अटैच्ड है उस पे। मिसचार्ज्ड मतलब रॉन्ग अमीनो एसिड अटैच्ड है। और आइसो एक्सेप्टिंग इज इंपॉर्टेंट। आइसो एक्सेप्टिंग का मतलब होता है डिफरेंट टीआरएनए जो है वो सेम अमीनो एसिड कैरी करते हैं। डिफरेंट टीआरएनए सेम अमीनो एसिड कैरी कर सकते हैं, लाइक टीआरएनए विद जीसीए और टीआरएनए विद सीजीए, दोनों ही ग्लाइसिन को कैरी करते हैं। सो दीज आर आइसो एक्सेप्टिंग टीआरएनए। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए की चार्जिंग होती है कैसे। तो ओवरऑल ऑन द सर्फेस अगर मैं आपको पहले बताऊं, तो स्टेप 1 में होती है एक्टिवेशन, अमीनो असाइलेशन के स्टेप 1 में होती है एक्टिवेशन। पहले अमीनो एसिड आएगा एटीपी के प्रेजेंस में, वो फॉर्म करेगा AAAMP अमीनो एसिड। AA रेफर्स टू अमीनो एसिड, AAAMP, और यहाँ पे पायरोफॉस्फेट का रिमूवल हो जाएगा। इसे कैटालाइज करेगा अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेस। सिंथेटेस, सिंथेस में और सिंथेटेस में देयर इज अ डिफरेंस, सो रिमेंबर दिस। स्टेप 2 में होती है चार्जिंग। इसमें क्या होता है, AAMP और टीआरएनए मिलकर बनाते हैं अमीनो असाइल टीआरएनए। ये अमीनो एसिड AMP से जाके टीआरएनए पे शिफ्ट हो जाएगा और बन जाएगा अमीनो असाइल टीआरएनए, और AMP निकल जाएगा। अब यहाँ से IIT जाम में ऑलरेडी PYQ आ चुका है कि हर क्या अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेस सभी अमीनो एसिड के लिए सेम ही होता है और इट इज डिफरेंट। सो यहाँ पे हर अमीनो एसिड के लिए देयर इज डिफरेंट अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेस। तो टोटल हमारे पास 60 डिफरेंट सिंथेटेस होते हैं। 60 डिफरेंट सिंथेटेस हमारे पास होते हैं, और टोटल कॉस्ट जो लगती है यहाँ पे हमें 2 ATP की लगती है। देयर इज 2 ATP के इक्विवेलेंस, बिकॉज 2 फॉस्फेट रिलीज हो रहे हैं। There is specific amino acyl tRNA synthetase for each amino acid. This is very important line. This is very very important line. Now talking about it, तो ये है हमारी amino acyl tRNA synthetase enzyme. यहाँ पर आएगा अमीनो एसिड और इस एंजाइम से आके बाइंड कर जाएगा। ATP आएगा और ATP भी आके इससे बाइंड करेगा, और यहाँ से निकल जाएगा ये 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स। उसके निकलने के बाद यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा दैट इज अमीनो एसिड AMP एंजाइम। ये कॉम्प्लेक्स बनने के बाद अनचार्ज्ड टीआरएनए आता है और वो इस कॉम्प्लेक्स से आके बाइंड करता है, तो जो अमीनो एसिड है वो AMP से आकर टीआरएनए पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो चार्ज्ड टीआरएनए है ये लीव कर जाएगा और AMP जाके लीव कर जाएगा। एंजाइम अपने ओरिजिनल स्टेट में आते ही दोबारा वो दूसरे अमीनो एसिड को रिसीव करने के लिए रेडी हो जाएगी। ठीक है, दिस इज द साइकिल ऑफ चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। नाउ टॉकिंग अबाउट इनिशिएशन।
इनिशिएशन की अगर मैं बात करूँ तो कुछ इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं, IF1, IF2, IF3। सबसे पहले IF3 की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये है EPA, 3 साइट है यहाँ पे। एज अ सिंग यहाँ पे 3 साइट है, EPA। सबसे पहले IF3 30S स्मॉल सब यूनिट पे आके बाइंड करेगा और प्री मैच्योर एसोसिएशन लार्ज सब यूनिट का प्रिवेंट करेगा, और इसे रिकॉग्नाइज करता है शाइन डेल्गानो सीक्वेंस। अगेन हियर दिस इज इम्पोर्टेंट, यहाँ पर ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। आप फैक्टर्स याद रखिए मत रखिए, बट रिमेंबर दिस कि प्रोकैरियोट्स में अगर शाइन डेल्गानो सीक्वेंस है इसके रिकॉग्निशन के लिए, तो उसके ही एनालॉगस यूकैरियोट्स में कोजक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, बिकॉज ट्रांसलेशन दोनों में ही सिमिलर होती है, ओनली जस्ट द डिफरेंसेस ऑफ फ्यू फैक्टर्स, फ्यू एंजाइम्स। प्रोकैरियोट्स में देयर इज शाइन डेल्गानो सीक्वेंस और एनालॉगस यूकैरियोट्स में होता है कोजक सीक्वेंस। टॉकिंग फॉरवर्ड, IF3 आके 30S, ये जो स्मॉल सब यूनिट्स है, इससे आके यहाँ पे बाइंड करके यहाँ पे दिख रहा है आपको, ई सब यूनिट से IF3 बाइंड कर गया। इससे क्या होगा कि ये जो स्मॉल सब यूनिट है लार्ज सब यूनिट से बाइंड एसोसिएट नहीं कर पाएगी, प्री मेच्योर एसोसिएशन को प्रिवेंट करता है। ठीक है, उसके बाद IF1 आके बैठ जाता है ए साइट पे, ए साइड पे बैठ जाता है स्मॉल सब यूनिट के, और ये भी प्रीमेच्योर टीआरएनए की, ये टीआरएनए की बाइंडिंग को प्रिवेंट करेगा, ताकि पहले से ही टीआरएनए आके ए साइड पे ना बैठ जाए। इसका मेजर काम अभी हम देखेंगे लास्ट में, जब हम टर्मिनेशन कर रहे होंगे। टर्मिनेशन के बाद जब हम राइबोसोम को फ्री करेंगे, देन इसका मेन काम है। थोड़ा सा इनिशिएशन में भी इसका काम आ जाता है। तो अभी के लिए IF1 यहाँ पे बैठा हुआ है, IF3 ई साइड पे बैठा हुआ है। तो क्या करता है, क्या होता है कि IF2 आता है, IF2 है GTPase। IF2 इज GTPase जो रिक्रूट करता है फॉर्माइल मिथ्योनिन को, टीआरएनए चार्ज टीआरएनए फॉर्माइल मिथ्योनिन को पी साइट पे लेकर आता है डायरेक्ट। डायरेक्ट ये पी साइट पर लेकर आएगा बिकॉज ए साइट पे भी ब्लॉक है, फिर डायरेक्ट आता है सीधा पेप्टाइडल साइट पे। पी साइट पे आएगा और इंटरैक्ट करेगा स्मॉल सब यूनिट के साथ और IF1 के साथ। जैसे ही ये आएगा जीटीपी और टीआरएनए के साथ, इनिशिएटर टीआरएनए के साथ, जीटीपी हाइड्रोलाइज कर जाएगा जीडीपी में, और इस एनर्जी से ये जो टीआरएनए है वो पेप्टाइडल साइट पे बाइंड कर जाएगा। इसके बाइंड करते ही IF1 IF3 दोनों ही लीव कर जाएंगे, और उनके लीव करते ही यहाँ पे आ जाएगा हमारा लार्ज सब यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्माइल मिथ्योनिन, दिस इज इम्पोर्टेंट कि यूकैरियोट्स में देयर इज ओनली मिथ्योनिन, यूकैरियोट्स में फॉर्माइल मिथ्योनिन नहीं होता है, बट प्रोकैरियोट्स में थोड़ी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की जरूरत पड़ जाती है ताकि वो प्रॉपर टीआरएनए को रिकॉग्नाइज कर सके, रिकॉग्निशन प्रॉपर हो सके, तो उसके लिए मिथाइल पे फॉर्माइल ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि फॉर्माइल ग्रुप एडेड टू द मिथ्योनिन, मिथ्योनिन पे जो फॉर्माइल ग्रुप ऐड किया जाता है वो ऐड होता है मिथ्योनिन टीआरएनए ट्रांसफॉर्माइलेज के थ्रू। ये एंजाइम इसे ऐड करती है ताकि स्पेसिफिसिटी इंप्रूव हो सके, IF2 का रिकॉग्निशन प्रॉपर हो। स्पेसिफिसिटी बढ़ाने के लिए IF2 के रिकॉग्निशन के लिए इसे ऐड किया जाता है। उसके बाद डीफॉर्माइलेज आके इस फॉर्माइल ग्रुप को रिमूव कर देती है, हमेशा के लिए नहीं रहता प्रोटीन पे, ये रिमूव हो जाता है, चाहे सिंथेसिस के दौरान हो चाहे उसके बाद हो। यूकैरियोट्स में अब एक्स्ट्रा स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, तो फॉर्माइलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अब ORF पे AUG प्रेजेंट होता है, दैट इज फॉर्माइल मिथ्योनिन। अगर ORF पे GUG प्रेजेंट होगा तो भी फॉर्माइल मिथ्योनिन होता है। ORF इज ओपन रीडिंग फ्रेम। ओपन रीडिंग फ्रेम एक सीक्वेंस है जिसके अंदर अगर AUG होगा, बाहर AUG होगा तो फॉर्माइल मिथ्योनिन, GUG होगा तो भी फॉर्माइल मिथ्योनिन ही आता है। बट अगर अंदर AUG होगा, इनसाइड में अगर AUG होगा, सो इट विल कोड फॉर वेलिन। तो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है कि ORF के अंदर तो AUG नहीं है, क्योंकि अगर अंदर AUG होगा तो वेलिन के लिए कोड करेगा। एंड द मोर इम्पोर्टेंट इज GUG, आई थिंक यहाँ पे AUG नहीं है, GUG होना चाहिए। GUG अगर बाहर होगा तो फॉर्माइल मिथ्योनिन, और अंदर अगर होगा ORF के तो वो अपने पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए ही कोड करेगा, दैट इज वेलिन। आई थिंक दिस शुड बी करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे होता है शाइन डेल्गानो सीक्वेंस, AUG के 5 प्राइम पे। ये बेस पेयर करता है 16 SRR RNA के साथ,
टू पोजिशन mRNA, और जैसे ही ये बाइंड करता है शैंडल गैनो सीक्वेंस राइबोसोम के साथ, तो सारे IF जो है वो रिलीज हो जाते हैं 50S की ज्वाइनिंग पे। जैसे ही यहाँ पे 50S की ज्वाइनिंग हुई, IF1, IF2, IF3, 1 और 3 तो पहले लीव कर गए थे, 2 भी लीव कर जाएगा, और यहाँ पे फॉर्मेशन होगी 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की। गॉट इट? नाउ फर्दर ये हो गई इनिशिएशन। नाउ टॉकिंग अबाउट इलोंगेशन। इलोंगेशन में द फर्स्ट स्टेप इज डिकोडिंग, EFTU GTP। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले टर्नरी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनता है विद अमीनो एसिड टीआरएनए। तो सबसे पहले प्री मेच्योर बॉन्ड फॉर्मेशन ना हो जाए, अभी हम आगे से विजुअलाइज भी करेंगे थ्रू इमेजेस, पहले हम थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे ताकि प्री मेच्योर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन ना हो जाए, तो उसके लिए अमीनो एसिड को मास्क किया जाता है पहले। करेक्ट एंटीकोडॉन कोडॉन एंटीकोडॉन की मैच होती ही जीटीपी हाइड्रोलाइज करेगा जीडीपी में, फॉस्फेट में। इससे क्या होगा, इस एनर्जी से कॉन्फर्मेशनल चेंज आएगा, जिसकी वजह से अब ईएफटीयू टीआरएनए को होल्ड नहीं कर पाएगा और वो लीव कर जाएगा टीआरएनए को छोड़कर। अगर मिसमैच हुआ तो ईएफटीयू जीटीपी जो है वो टीआरएनए को लेकर ही लीव कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हमें करेक्ट टीआरएनए मिला, ईएफटीयू अब अकेला लीव कर गया, जीटीपी का तो हाइड्रोलाइसिस हो गया था और टीआरएनए वहीं पे रह गया। उसके बाद होगा पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। अब 23 SRRNA कैटालिटिक एक्टिविटी पोजेस करता है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ये कराएगा पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे पी साइट होती है, यहाँ पे होती है ए साइट। अब हमारा जो इनकमिंग टीआरएनए है वो इसमें आएगा। इसमें जैसे ही वो टीआरएनए आया, इसमें ऑलरेडी एक टीआरएनए था और इसके ऊपर था ऑलरेडी एक अमीनो एसिड, ये भी एक अमीनो एसिड को लेकर आया। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे कट लगाएगा। ये कट लगते ही ये अमीनो एसिड इस टीआरएनए से रिलीज होकर इस टीआरएनए पर चला जाएगा और यहाँ पे हो जाएगी पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन। क्योंकि इसे मास्क करने वाला कौन था, ईएफटीयू, वो तो ऑलरेडी जा चुका है, अब ये मास्क नहीं है, अनमास्क है। तो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ये अनचार्ज हो जाएगा और ये ई साइट में शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे ये इधर आ जाएगा। तब इसी में यहाँ पे एक बार रीड करता है, पेप्टाइड बॉन्ड को कैटालिसिस करता है और ग्रोइंग चेन इन पी साइट। पी साइड पे चेन ग्रो करी होती है। एनर्जी कॉस्ट इसमें लगती है 2 जीटीपी और 1 एटीपी की पर इलोंगेशन साइकिल। ठीक है, ईएफजी ईएफजी जीटीपी आके बाइंड करता है, इसे कहते हैं ट्रांसलोकेस। ये बाइंड करेगा और जीटीपी की अगेन हाइड्रोलाइसिस करवाएगा। इसके हाइड्रोलाइसिस के बाद राइबोसोम ट्रांसलोकेट कर जाएगा, वो 3 न्यूक्लियोटाइड आगे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में 3 न्यूक्लियोटाइड आगे शिफ्ट होगा, डीएसाइलेटेड टीआरएनए पी साइट से एज आई टोल्ड यू ई साइट में मूव करेगा, एग्जिट कर जाएगा वहां से। और जो पेप्टाइडल टीआरएनए है वो ए टू पी साइट मूव करेगा, ए साइट खाली हो जाएगी नेक्स्ट कोडॉन के लिए। अब हमें ईएफटीएस ईएफटीयू को दोबारा से भी तो रीजनरेट करवाना, ऐसे तो खर्च नहीं कर सकते। तो इसके लिए आता है ईएफटीएस। ईएफटीएस होता है जीटीपी एक्सचेंज फैक्टर। ये आके ईएफटीयू से ईएफटीयू जीडीपी जो था उससे बाइंड कर जाता है और रीजनरेट करता है इसे। जैसे ये ईएफटीयू जीडीपी से आके ईएफटीएस बाइंड कर गया, एक इंटरमीडिएट बनता है और जीटीपी आकर फिर ईएफटीएस को रिप्लेस कर देता है, तो ये अगेन रीजनरेट हो जाता है और रेडी हो जाता है दूसरे टीआरएनए से बाइंड करने के लिए। अब यूकैरियोट्स में ईएफटीयू का काम करता है EF1A। हियर इज EF1A इलोंगेशन फैक्टर 1A। EF का मतलब होता है इलोंगेशन फैक्टर। EFTS का काम करता है रीजनरेट का काम, दैट इज जीटीपी एक्सचेंज फैक्टर, दैट इज इलोंगेशन फैक्टर 1B। और EFG ट्रांसलोकेस का काम कर रहा होता है इलोंगेशन फैक्टर 2। दिस इज इम्पोर्टेंट। कंपैरिजन पे मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ट्रांसलेशन में। और सम एंजाइम्स हमने इनिशिएशन कर लिया, उसके बाद हमने इलोंगेशन भी कर लिया, इस तरीके से इलोंगेशन होगा।
आफ्टर दैट यहाँ पे देखिए एक बार विजुअलाइजेशन। तो यहाँ पे अभी पेप्टाइडल साइट में है हमारा टीआरएनए। यहाँ पे हमारा चार्ज टीआरएनए आया ए साइट में, करेक्ट कोडॉन एंटी कोडॉन मैच होते ही ईएफटीयू जीटीपी का हाइड्रोलाइज करके वो लीव कर जाएगा, टीआरएनए यही रह जाएगा। उसके बाद हो गई पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन। इसका जो अमीनो एसिड था वो थ्रियोनिन पे ऊपर शिफ्ट हो गया एज यू आर सीइंग हियर, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो गया, ये अनचार्ज हो गया। ईएफजी ट्रांसलोकेज आके ट्रांसलोकेशन करवाएगा, ये चला जाएगा ई साइट में, और ये आ जाएगा ए साइट वाला पी साइट में। ए साइट हो जाएगी फ्री फॉर इनकमिंग कोडॉन, ई साइट से ये एग्जिट कर जाएगा। दिस इज द होल इलोंगेशन। आफ्टर दिस टर्मिनेशन, टर्मिनेशन के लिए होता है कुछ रिलीज फैक्टर्स। जैसे ही स्टॉप कोडॉन ए साइट में आता है, दिस इज साइट, तो जैसे ही स्टॉप कोडॉन ए साइट में आता है, आर एफ वन यहाँ पे जो पूछा जाता है दैट इज आर एफ वन। आर एफ वन रिकोगनाइज करता है यूएजी और यूएए को, और आर एफ टू रिकोगनाइज करता है यूजीए और यूएए को। यूएए को तो दोनों ही रिकोगनाइज करते हैं, बट आर एफ वन यूएजी को करता है स्पेसिफिकली, और आर एफ टू यूजीए। दोनों में ही एक जीजीक्यू मोटिव होता है। जीजीक्यू मोटिव मतलब ग्लाइसिन ग्लाइसिन जीएल। ये मोटिव होता है एक जो कि एस्टर बॉन्ड जो है पॉलीपेप्टाइड के बीच में, पॉलीपेप्टाइड जो प्रोटीन की चेन है और जो टीआरएनए है उसके बीच का जो एस्टर बॉन्ड है उसे हाइड्रोलाइज करता है ये जीजीक्यू मोटिव। जैसे ही जीजीक्यू मोटिव उस बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करता है तो वो प्रोटीन की चेन रिलीज हो जाती है। अब इसके इक्विवेलेंट जो होता है दैट इज ई आर एफ वन। ये प्रोकैरियोट्स में था आर एफ वन आर एफ टू, यूकैरियोट्स में होता है इसके प्लेस पर ई आर एफ वन, जो सभी का काम करता है। आर एफ थ्री जीटीपी बाइंडिंग है, ये जीडीपी से बाइंड करेगा, इसे जीडीपी से बहुत प्यार है। इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो जीडीपी के साथ ज्यादा होती है, तो ये जीडीपी के साथ आके बाइंड करता है। उसके बाद जैसे ही ये जीटीपी से बाइंड करेगा, जीटीपी का हाइड्रोलाइसिस करवा देगा क्योंकि इसे तो जीडीपी चाहिए, तो ये जीटीपी को जल्दी हाइड्रोलाइज करवा के खुद के पास जीडीपी ले लेगा और उस एनर्जी से आर एफ वन आर एफ टू को रिलीज करवाएगा। अब क्या बचा हमारे पास, चेन भी चली गई, आर एफ वन आर एफ टू जो आए थे वो भी चले गए। अब आते हैं आर आर एफ, क्योंकि हमें राइबोसोम को भी तो फ्री करवाना है, वो उसी स्टेट में तो नहीं रह सकते, राइट। तो आर आर एफ आता है, राइबोसोम रिलीजिंग फैक्टर्स। इनकी जो शेप होती है वो टीआरएनए को मिमिक करती है, टीआरएनए की जैसी होती है। तो ये जो राइबोसोम रिलीजिंग फैक्टर है ये एम्प्टी ए साइट पे आके बाइंड करेंगे, ईएफजी जीटीपी को रिक्रूट करेंगे। ईएफजी आके, अगर आपको याद है, ट्रांसलोकेशन का भी ये काम करता है। तो ये आके अनचार्ज जो टीआरएनए है पी साइट पर ए साइट पे अब उसको रिलीज करवाएगा। ईएफजी आरआरएफ और एमआरएनए सभी के सभी रिलीज हो जाएंगे। आईएफ थ्री आके दोबारा से 30s पे बाइंड कर जाएगा, इसके बाइंड करते ही लास्ट सब यूनिट डिसोशिएट कर जाएगी और सब यूनिट्स फ्री हो जाएंगी नेक्स्ट ट्रांसलेशन राउंड के लिए। ठीक है, सबसे पहले इनिशिएशन, देन इलोंगेशन एंड देन टर्मिनेशन। टर्मिनेशन के बाद राइबोसोम की रिसाइक्लिंग भी हमने करवा दी। लेट्स सी वाया पिक्चर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टॉप कोडॉन इनकाउंटर हो गया हमें, दिस इज द स्टॉप कोडॉन ए साइट पे आ गया यूएजी। इसके आते ही राइबो रिलीज फैक्टर वन आएगा, आर एफ वन आएगा, इसने रिकॉग्नाइज कर लिया है यूएजी को ए साइट पे बाइंड करके। तो अब होगा पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, यहाँ पे ये पॉलीपेप्टाइड की चेन क्लीव हो जाएगी, पॉलीपेप्टाइड की चेन रिलीज हो गई। रिलीज होते ही आर एफ थ्री जीडीपी आएगा और वो आर एफ वन का रिलीज करवाएगा। जीटीपी रिप्लेस हो गया जीडीपी से, जीटीपी की हाइड्रोलाइसिस हुई और आर एफ थ्री भी रिलीज हो गया जीडीपी को लेकर। ठीक है, इतना समझ में आया कि पहले क्या हुआ, स्टॉप कोडॉन आया, आर एफ वन आया, उसने प्रोटीन चेन को हटाया, उसके बाद आर एफ थ्री आके उसने आर एफ वन को भी हटा दिया, खुद भी चला गया। आफ्टर दिस आर आर एफ आएगा, राइबोसोम रिसाइकलिंग फैक्टर, जो ए साइट पे आके बाइंड करेगा।
जैसे ही ए साइट पे आके बाइंड करेगा, EFG GTP आएगा, राइबोसोम से बाइंड करेगा, GTP को GDP में हाइड्रोलाइज करके ट्रांसलोकेशन करवाएगा राइबोसोम की, और RRF को पी साइट में पुश कर देगा। जैसे RRF पी साइट में पुश हो जाएगा, tRNA एग्जिट साइट से वो भी लीव कर जाएगा। उसके बाद अनचार्ज RNA भी लीव कर गया, RRF भी लीव कर गया और EFG भी लीव कर गया। IF3 आके 30s पे बैठ गया, तो 50s सबयूनिट भी डिसोशिएट कर गया। सब कुछ फ्री हो गया है। अब ये सब कुछ नेक्स्ट राउंड के लिए रेडी है। नाउ टॉकिंग अबाउट, हमारी ट्रांसलेशन अभी फिनिश नहीं होती है, देयर आर सेवरल ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस, तो वो एक बार देख लेते हैं शॉर्ट में। इतनी ज्यादा डिटेल में पूछी नहीं जाती है, जो शॉर्ट में ये पूछी जाती है कभी कभी। तो एसिटाइलेशन में क्या होता है, एन टर्मिनस पे एसिटाइल ग्रुप का एडिशन हो जाता है और लाइजीन के साइड चेन्स पे, जैसे यहाँ पे एसिटाइल का एडिशन हो जाता है। अब ये क्या करता है, जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेगा, प्रोटीन को स्टेबलाइज करेगा। उसके बाद मिथाइलेशन मतलब मिथाइल ग्रुप का एडिशन हिस्टोन टेल्स पे ज्यादातर किया जाता है, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन को अफेक्ट करता है। आफ्टर दैट फॉस्फोरिलेशन में फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन हो जाएगा वाया काइनेज एंजाइम। अब इसका जो मेन टारगेट होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, पायरोसिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, सीरीन, थ्रियोनिन, लाइसिन, ये इसके मेन टारगेट्स रहते हैं। ये की सिग्नलिंग स्विच है, सिग्नलिंग में ऑन ऑफ का काम करता है। देन हाइड्रोक्सिलेशन में OH का ट्रांसफर होता है। इसके मेन टारगेट्स रहते हैं प्रोलीन, लाइजीन और एस्पेरेजिन। ये कोलेजन को स्टेबल करता है और HIF पाथवे को रेगुलेट करता है। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आपको याद ना भी रहे तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, बट कोलेजन को स्टेबलाइज करता है। आफ्टर दैट ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन ओ लिंक्ड भी होती है, जिसमें शुगर मॉइटी अटैच्ड होती है वाया ऑक्सीजन, सीरीन या थ्रियोनिन के रेजिड्यूज से। यहाँ पे ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, ये ऑक्सीजन से अटैच्ड होगी तो सीरीन और थ्रियोनिन का रेजिड्यू। एंड लिंक्ड में क्या होता है, शुगर अटैच्ड होती है वाया नाइट्रोजन, एस्परेजिन के नाइट्रोजन से अटैच्ड होगी, जैसे एस्परेजिन है तो नाइट्रोजन से अटैच्ड होगी। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्ट्रिक्ट सिक्वेंस रिक्वायर्ड। एंड लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन के लिए स्ट्रिक्ट सीक्वेंस की रिकॉग्निशन रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज एस्परेजिन बीच में कोई भी अमीनो एसिड हो एक्सेप्ट प्रोलीन। क्यों? क्योंकि प्रोलीन क्या है, वो अटैचमेंट को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि इसका नाइट्रोजन ग्रुप ऑलरेडी ग्लूकोज से ऑक्यूपाइड रहता है। तो वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, वो बाइंडिंग नहीं कराने देगा, ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, वो अटैचमेंट ब्लॉक करेगा। तो प्रोलीन को छोड़ के यहाँ पे कोई भी अमीनो एसिड हो सकता है बीच में, एंड देन सीरीन या थ्रियोनिन। तो जैसे अगर कोई प्रोटीन की चेन है, यहाँ पे मेरा है एस्पेरेजीन, यहाँ पे मेरा कोई भी अमीनो एसिड है, कोई भी एक्सेप्ट प्रोलीन, और यहाँ पे है मेरा सीरीन या थ्रियोनिन, तो अगर ये तीन का कॉम्बिनेशन परफेक्ट है तो मेरा एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन हो जाता है एस्पेरेजीन। ठीक है। डाइसल्फाइड लिंकेज में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है दो सिस्टीन रेसिड्यूज के बीच में। जैसे यहाँ पे अगर दो सिस्टीन के रेसिड्यूज हैं तो उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है। अभी ओनली किस में पॉसिबल है, जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, जैसे सिस्टीन, मैथियोनिन। टर्शरी क्वाटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, प्रोटीन को स्टेबल करता है। आफ्टर दैट यूबिक्विटिनेशन, यूबिक्विटिनेशन में सपोज हमारा कोई प्रोटीन खराब है, डिग्रेड है, ट्रंकेटेड है, तो उसके डिस्ट्रक्शन के लिए इट इज इम्पोर्टेंट। अब इसमें यूबिक्विटिन का अटैचमेंट होता है। यूबिक्विटिन एक 76 अमीनो एसिड प्रोटीन है जो प्रोटीन को टारगेट करता है। ये मार्क करता है प्रोटीन्स को डिस्ट्रक्शन के लिए कि इन प्रोटीन्स का हमें डिस्ट्रक्शन कराना है, वैसे तो डिस्ट्रक्शन कराना है। अब इसके लिए होती है पॉली यूबिक्विटिन की चेन, जिसमें मल्टीपल यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल्स लिंक्ड होते हैं। अब जैसी वो आएगी तो वो तो डिग्रेडेशन सिग्नल देगी, और उस सिग्नल को रिकॉग्नाइज करता है 26S राइबोस प्रोटियोसोम। जैसे कि ये है, ये एक 26S प्रोटियोसोम है, लार्ज बैरल शेप का प्रोटीज कॉम्प्लेक्स होता है जो कि इस पॉलीयूबिक्विटिन के चेन को रिकॉग्नाइज करता है।
यहाँ पे अमीनो एसिड रिसाइकल होते हैं फॉर न्यू प्रोटीन सिंथेसिस। जैसे प्रोटीन की जो खराब चेन थी वो आएगी इसमें 26S प्रोटीजोम में, और यहाँ से सेपरेट अमीनो एसिड उसमें से निकल जाएंगे, प्रोटीन की चेन पूरी अलग हो जाएगी, और जो करेक्ट अमीनो एसिड होंगे वो दोबारा से रिसाइकल हो जाएंगे। ठीक है, सपोज मेरा कोई प्रोटीन खराब है, मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे तो उसके ठीक ठीक अमीनो एसिड की जरूरत है, तो मैं क्या करा दूंगी उसका यूबिक्विटिनेशन। अब ये जो यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम पाथवे है, ये सेल का प्राइमरी क्वालिटी कंट्रोल है और रेगुलेटरी प्रोटीन डिग्रेडेशन सिस्टम है। ये एब्रेंट या एक्सेस प्रोटीन के एक्यूमुलेशन को रोकता है। गॉट इट? यहाँ तक समझ में आया? नाउ छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं इससे पहले कि हमने सबसे पहले क्या देखा। हमने कुछ फैक्टर्स देखे, देन हमने इनिशिएशन किया, टीआरएनए की चार्जिंग की। इनिशिएशन में हमने क्या किया, ईएफटीयू आया था। ईएफटीयू जीटीपी के बाद क्या था, पेप्टाइड की फॉर्मेशन हुई, पेप्टाइड बॉन्ड बना, ईएफजी आया, ट्रांसलोकेस, ट्रांसलोकेस आया था ना, आई थिंक ट्रांसलोकेस आया। उसके बाद ईएफटीयू हमारा फिर से वो ईएफटीयू जीटीपी में कन्वर्ट हो गया नेक्स्ट राउंड के लिए, इलोंगेशन हुआ हमारा। आई थिंक मैंने कुछ मिसमैच कर दिया है। इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड देन हमारा टर्मिनेशन हो गया, राइबोसोम की रिसाइकलिंग हुई नेक्स्ट राउंड के लिए। उसके बाद हमें अपनी एज पर द नीड हमने ट्रांसलेशन के बाद मॉडिफिकेशन कराई प्रोटीन्स की। अब इसमें हो सकता है हमने फॉस्फोरिलेशन करा ली हो, हमने ग्लाइकोसाइलेशन करा ली हो, यूबिक्विटिनेशन, समोइलेशन भी होता है जिसमें एक छोटा यूबिक्विटिन जैसा ही मॉडिफायर होता है जो कि ऐड हो जाता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, एसिटाइलेशन, लिपिडेशन में लिपिड मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है, मिथाइलेशन और हाइड्रोक्सिलेशन। सो दिस इज ऑल। थैंक यू ऑल फॉर thank you all for supporting. This is all for translation. So if you like the content, don't forget to like the video, leave your comments below and subscribe the channel The Crunch Biocap. Thank you all.